कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज आपके बीच में घटना चक्र जो 2023 जो नया एडिशन आया है घटना चक्र का, मैं वह किताब आपके बीच लेकर आया हूँ। और यह किताब आगे आने वाली परीक्षाओं में, जैसे बिहार दरोगा हो गया, 69 बीपीएससी हो गया या यूपी पीसीएस हो गया, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एक किताब आपके लिए लाभदायक होगा। और आज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ भारत की जो प्राचीन इतिहास है उसका पहला चैप्टर। मैं इसमें आपको सब्जेक्टिव वाइज और जो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है चैप्टर बाय चैप्टर मैं करवाते जाऊंगा, ताकि आपका जो तैयारी है और मजबूत हो सके। आज मैं पहला चैप्टर के रूप में पाषाण काल, जो भारत की प्राचीन इतिहास का जो पहला चैप्टर है उसमें पहला चैप्टर है पाषाण काल। चलिए मैं इसको प्रारंभ करता हूँ ज़्यादा समय गंवाए बिना। देखिए मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। लिखा हुआ है कि जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। याद रखिएगा, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, या आदि ऐतिहासिक काल की लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपठ और दुर्बोध होने के कारण उनके कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। जब से लिखित विवरण मिला तो उसको क्या कहा गया, उसको ऐतिहासिक काल कहा गया। लिखित विवरण का मतलब क्या है कि जो हाथ से लिखा हुआ चीज़ मिला है, समझे ना। और जो हाथ से लिखा हुआ चीज़ नहीं था, अनुमान के आधार पर माना गया कि हाँ ऐसा भी पहले था, तो उसको बोला गया। जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था तो उसको प्रागैतिहासिक काल कहा गया। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, जिसमें आहाड़, जोरबे आदि आती हैं, जबकि वैदिक संस्कृति से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। लिखा हुआ है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का क्या होता है, उदय होता है, समझे ना। और एक काल कहाँ से प्रारंभ होता है, जब हमारी वैदिक संस्कृति प्रारंभ होती है वहीं से ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट कि सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भारत में सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान कब प्रारंभ हुआ था, और ऑप्शन यही रहेगा 1863, 1862, 1864, 1865। आप इसको याद रखिएगा, डीपली पढ़िएगा तब आपको याद रखेगा, क्योंकि पहला जब हमारी वैदिक सभ्यता प्रारंभ हुई थी तो वहीं से ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी प्रारंभ हुई है। और सर्वप्रथम भारत में पाषाण कालीन सभ्यता को अगर प्रारंभ की बात की जाए तो कब 1863 में प्रारंभ हुई थी, मतलब कि 1863 में। लिखा हुआ उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युग संस्कृति के 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। लिखा गया है कि उपकरणों की भिन्नता मतलब कि अलग अलग उपकरण है, और उसके आधार पर समझे ना, हमारी जो संस्कृति है पाषाण कालीन जो संस्कृति थी वो क्या किया कि उनको 3 भागों में उसको विभाजित कर दिया गया। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आप पढ़े भी हैं, क्लास 7 से इसके बारे में पढ़ना ही है। अगर बच्चे क्लास 7, 8 और 9 तक, 9 में तो नहीं रहता है लेकिन 7, 8 में रहता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में पढ़ने के लिए। लिखा है कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। लिखा है पहला पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं, कोई उपकरण जैसे हाथ, कुठार, खंडक एवं बिदारनी
मध्य और मध्यपाषाण काल, फलक या उपकरण तथा उच्च पुरापाषाण काल, दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। और सर्वप्रथम ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, लिखा हुआ सर्वप्रथम पंजाब के सोनहन नदी घाटी, जो आज कहाँ है, पाकिस्तान के चापर से चाम्पिंग पेबुल संस्कृति का उपकरण प्राप्त हुए। फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदम दूरे तथा अतिरपक्कम से हैंड एक्स की संस्कृति का उपकरण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा वैज्ञानिकों ने रॉबर्ट ब्रूस फूट एंड ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुराविद थे, जो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान पर पहला हैंडएक्स प्राप्त किया था। जो ब्रिटिश वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट, जो क्या किए थे, वो 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान पर पहला हैंडएक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे निकाले। नेक्स्ट पॉइंट कि वर्ष 1935 में डी टेरा ने नेतृत्व के एल और कैम्ब्रिज अभियान दल सोहन घाटी के सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। और अगला पॉइंट है कि बेलन घाटी अनुसंधान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के के जी शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। और पुरापाषाण काल में 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए। पुरापाषाण काल में अगर पूछा जाए कि कितने स्थल प्राप्त हुए थे, तो 44 स्थल प्राप्त हुए थे, समझे ना। और क्या दिया गया है आगे कि उपकरणों के अतिरिक्त बेलन नाला क्षेत्र से काल में अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों के अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल में फलक संस्कृति भी कहा जाता है, समझे ना। उसमें फलकों की संख्या क्या थी, अधिक थी। कब, मध्य पुरापाषाण काल। इसी चलते मध्य पुरापाषाण काल को क्या कहा जाता है, फलक संस्कृति भी कहा जाता है। और इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया था, समझे ना। पूछेगा कि मध्य पुरापाषाण काल में, है ना, जो फलकों का निर्माण किया गया था किन पत्थरों से किया गया था, समझे। तो आप क्या बोलेगा कि फलकों का जो निर्माण था वो क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया था। किससे किया गया था, क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया था। नेक्स्ट, पुरापाषाण कालीन मानव जीवन, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पुरापाषाण कालीन मानव जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। पुरापाषाण कालीन जो मानव जीवन था वो क्या था, पूर्णतः प्राकृतिक था। वे शिकार पर निर्भर रहते थे और अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वो क्या खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, समझे ना। जब पुरापाषाण कालीन लोग पहले, जब आदि मानव का विकास हो रहा था, तो क्या करते थे, कच्चे मांस खाया करते थे, है ना। पहले तो कंदमूल खाया करते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि कैसे इसको खाना है। उनको यही था कि कोई, और सबसे पहली बात कि उसमें कोई सुविधा भी नहीं थी, है ना। धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होना चालू हुआ तो उन्होंने फिर क्या की, आग की खोज की। जैसे ही आग की खोज उन्होंने की तो अग्नि के उस सब प्रयोग से स्वाभाविक ही परिचित थे, है ना। और इसके बिना कच्चा माल खाते थे। लेकिन
इस युग के जो लोग थे वो क्या थे, मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था, वो पशुओं को पालना नहीं जानते थे, है ना। लेकिन जब भारत मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 में हुई, तब आर्कीबाल्ड कराइल एंड बीच क्षेत्र के शैल चित्र रॉक पेंटिंग से खोजे गए। बिल क्षेत्र किसे खोजे गए, विशिष्ट। अब आगे देखिए, मध्य पाषाण काल में विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण एवं पत्थर के छोटे औजार हैं। भारत में निर्मित अस्थि अंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। गुजरात में स्थित लखनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 44 मानव कंकाल भी मिले हैं। समझे, मध्य पाताल से पूछेगा कि गुजरात में जो स्थित एक लखनाज जो सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है, वहाँ से कितने पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई थी, है ना। अब कब तो क्या बोलेंगे, कितने नहीं, पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए थे, लखनाज से। और ये भी कब्रिस्तान से क्या प्राप्त हुए थे, 14 मानव कंकाल। तो इससे पता चलता है कि पहले लोग की जब मृत्यु होती थी तो उसमें तो आग था ही नहीं, है ना। तो लोग क्या करते थे कि जो व्यक्ति की मृत्यु होती थी उनको दफना दिया करते थे, समझे। अब नेक्स्ट आगे देखते थे। मध्य पाषाण कालीन मदहा से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मदहा के 3 क्षेत्र का उल्लेख किया है। जी.आर. शर्मा ने मदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। जो क्षेत्र भूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं भूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमानों पर, समझे ना, पाए गए हैं। लिखा गया है कि जो जी.आर. शर्मा ने मदहा के 3 क्षेत्र का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाने संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया था, है ना। वहाँ से क्या क्या पाए, हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण के आभूषण बड़े पैमाने पर मिले। डॉक्टर जय नारायण ठीक तो है, डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में मदहा, सराय नाहर, दमदमा तीनों स्थलों से हड्डी के उपकरण आभूषण पाए गए हैं, समझे ना। मदहा से और सराय नाहर और दमदमा तीनों स्थल से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए गए थे। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान थे, ना। कितने मानव समाधान थे, मदहा और दमदमा में 41 समाधान थे। समाधान का मतलब जानते हैं, जहाँ पर शव क्या किया जाता है, जलाया जाता है। लिखा है कि इन कलर बदल लेते हैं। लिखा है कि कुल इन समाधानों में से 5 समाधान, युग समाधान, अविक समाधान 3 मानव कंकाल के साथ दफनाए हुए मिले। शेष समाधान में एक कंकाल मिले और इस प्रकार 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए, समझे ना।
इस प्रकार मध्यवर्ती क्षेत्र से टोटल कितने समाधान प्राप्त हुए थे? 41। और इन समाधान में 5 समाधान ऐसे थे कि एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले थे, शेष समाधान में एक कंकाल मिले और इस प्रकार कुल 48 कंकाल प्राप्त हुए। समझे? लिखा हुआ है कि सराय नाहराय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल के साथ साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें आबाद क्षेत्र एवं स्थिति कब्र का अंडाकार थी। बिंद क्षेत्र में लेखियाँ के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघुपाषाण काल उपकरणों के अतिरिक्त एवं सह मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें कुछ सुरक्षित हालत में हैं एवं अधिकांश क्षत विक्षत हैं। अमेरिका के ऑरेगन विश्वविद्यालय के जॉन और लुगास के अनुसार लेखिया एवं 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। समझे? लिखा गया है कि अमेरिका का जो ऑरेगन जो विश्वविद्यालय है, समझे ना, विद्यालय के जॉन आर लुआस के अनुसार लेखैया में 47 मानव अस्थियां मिली है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, पशुपालन के साथ भारत के आदमगढ़ का मतलब कि जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में भारत में पशुपालन की जो स्थिति मिली कहाँ से मिली है? आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर खाद्य वस्तुओं का संग्रह पेट भरते थे। मध्य प्रदेश एवं रायसीना जिले में स्थित भीमबेटका क्या है? श्रेष्ठ उदाहरण है भारत में पूरा स्थलों का। ठीक है, सर्वाधिक 700 अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें 243 क्रमांक एवं 133 शिलाश्रय चित्रकारी से प्राप्त हुए। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल क्षेत्रों में विश्व की विरासत सूची में इसे सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खदान का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ और इसी काल में गेहूं प्रारंभ हुई और इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारत में भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन कृषि का साक्ष वाला स्थल उत्तर प्रदेश है। संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। अब यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। समझे ना? यहाँ से 7000 ईसा पूर्व क्या मिले हैं? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल भूसी के साक्ष्य मिले हैं। समझे? चीन की आंशिक यांगटीसी नदी का क्षेत्र लगभग 7000 ईसा पूर्व, मतलब कि जो चीन का जो यांगटीसी रिवर भारत में बहती है, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है ना, उसमें उस घाटी में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया जाता था। मक्का का लगभग 6000 ईसा पूर्व का साक्ष्य मैक्सिको से प्राप्त हुआ है। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में सोरथम
और 5000 ईसा पूर्व अफ्रीका में से प्राप्त हुआ है। राई 5000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया से मिले हैं तथा जई 2300 ईसा पूर्व यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया है। देखिए मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते इम्पोर्टेंट है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में वहाँ से प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन पूछता है। गर्ताबाद के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पर पुरास्थल की खोज 1935 में डिटेरा एवं पीटरसन ने की थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि गुफकराल कश्मीर में स्थित नौपाषाणिक स्थल है और गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार का गुहा, मतलब कि घड़ा एक तरह से। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन के कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है और यहाँ से नौपाषाण अवशेष प्राप्त हुए हैं। समझे ना। चिरांद कहाँ स्थित है? ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। समझे। यहाँ से क्या प्राप्त नौपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। लिखिए देखिए यहाँ से हड्डियों के अनेक उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त कर्म में हिरण की सींगें निर्मित हैं। यहाँ से जो उपकरण प्राप्त हुआ वो किससे बना हुआ था? वो हिरण की सींग से बना हुआ था। नौपाषाण युग दक्षिण भारत के मृतक दफनाने के स्थल के रूप में पाषाण काल में पहचान की गई। नौपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक के मैसूर के बेल्लारी जनपद में स्थित संगमकुरु नामक स्थान से प्राप्त हुआ। लिखा हुआ है कि पिपली हिल उतनूर एवं आदि स्थलों की राख के टीले मिले हैं। उतनूर आदि स्थलों से राख के टीले प्राप्त। एक राख के टीले नौपाषाण युग की पशुपालक समुदायों के मैसूरी शिविरों में जले अवशेष हैं। ठीक है। आगे देखिए आग का उपयोग नौपाषाण काल में महत्वपूर्ण उपलब्धि थे। धातु में सबसे लंबी तांबे का प्रयोग हुआ है। इसके चरण से पत्थर तांबे उपकरण के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी के कारण ताम्रपाषाणिक संस्कृति जिसको बोलते हैं कैथोलिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणी का अर्थ होता है पत्थरों में तांबों के प्रयोग की अवस्था। समझे। भारत में ताम्रपाषाणिक युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई। ठीक है। आगे देखिए कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि मैं इसका ऑब्जेक्टिव ही तुरंत करवाऊंगा। लिखा हुआ है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान की पुरास्थल खुदाई हुई ए पहाड़ बलाथल बागोर ओजियाना एवं गिलूंद यहीं पर क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। ये पुरास्थल से बनास घाटी की जितने स्थलिकाएँ थे बनास घाटी में स्थित थे। बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति भी से कहते हैं। पहाड़ प्राचीन तांबती अर्थात तांबा वाली जगह, गिलूंद बलाथल आयोजियाना और चाहदीवारी से घिरा हुआ है। पहाड़ के पास मिलूंद मिट्टू की इमारत बनी है। किसकी इमारत? गिलूंद मिट्टू की इमारत बनी हुई है। कहीं कहीं से पक्की ईंटी भी कहते हैं। गिलूंद के तांबे के टुकड़े मिले हैं। पहाड़ संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की। पहाड़ संस्कृति कब थी? 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की। अन्य ताम्रपाषाणी संस्कृतियों में भिन्न क्योंकि एक दूसरे केंद्रों में लाल काले लेप मृदभांड बने। वहीं यहाँ पर लेप के ऊपर सफ़ेद चित्रकारी कृष्ण लोहित मृदभांड से प्राप्त हुए हैं।
पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा एवं करात, मालवा एवं करात, एरन, नावाटोली स्थल स्थित है। नवादा टोली मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण ताम्रपानी पुरा स्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन एस.टी. संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी के बांस एवं फूस के बने चौकार के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ मूल मृदभांड लाल पीले रंग के हैं जिन पर ज्यामितीय आलेख उत्कीर्ण हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति क्या थी? हड़प्पा संस्कृति की खनिष्ठ एवं उसके मृदभांडों में कुछ प्राकृत है ना हड़प्पीय लक्षण थी। और साज लिखा हड़प्पीय लक्षण है पर साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव दिखाई देता है। इस संस्कृति लगभग 400 बस्तियाँ मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई जो अत्यंत छोटी छोटी। मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की प्रतिष्ठा के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश कायथा और एरन और पश्चिमी महाराष्ट्र में इमामगांव बस्तियाँ किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में पूरा स्थल अहमदनगर और जोरवे, नवास, दैमाबाद, पुणे जिले, चंदौली, सुरगांव, इमामगंज, प्रकाश, नासिक ये सब स्थित। ये सभी पूरा स्थल जोरवे संस्कृति सब पूरा स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। अब तक के 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी के दैमाबाद सबसे बड़ा है। समझे? गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यहाँ लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। लिखा कि नवासा जोरवे संस्कृति का स्थल से पटसन के साथ प्राप्त हुए हैं जो टोटीदार प्राप्त जोरवे संस्कृति की विस्तृत पैदा। महाराष्ट्र के ताम्रशालीन का जोरवे संस्कृति के निवास दैमाबाद, चंदौली, इमामगांव आदि पूरा स्थलों में उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों में फर्श के नीचे दफनाए जाने के साथ प्राप्त हुए। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था में इमामगांव चूल्हों पर सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात इसमें 4 कमरे आयताकार हैं और वृत्ताकार है। इसमें जो कमरे होते थे सब आयताकार और वृत्ताकार होते थे। इमामगांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्र पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई है। तो चलिए अब आपको इसके ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। सब्जेक्टिव आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो ऑब्जेक्टिव में उसको हम क्लियर करवा देंगे। देखिए दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है रॉबर्ट ब्रूस फूड थे एक क्या? ऑप्शन पहला है भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार। तो इसका सही उत्तर ए और बी दोनों होगा। इसका सही उत्तर ए और बी दोनों, मतलब ए भी और ए भी। देखिए अब ये क्वेश्चन आया है कहाँ? यूपी लोअर सब कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में। लिखा हुआ है कि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूड ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक पुराविद थे। पढ़े तो ऊपर जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फूड ने 1863 में भारत के पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर में ए और बी दोनों हो सकते हैं। ऊपर क्योंकि हम पढ़े थे इस चीज़ को। आगे देखिए सेकेंड प्रश्न है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण एवं कांस्य और लौह युगीय विभाजन किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? थॉमसन ने इसका क्या किया था? जो पाषाणकालीन कांस्य लौह युग जो संग्रहालय मिले थे है ना, और उसका जो विभाजन था पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का, उसको किसने किया था? 3 भागों में युग का विभाजन वो थॉमसन ने किया था। देखिए नीचे इसका डिटेल दिया गया है। यही तो किताब की खासियत है घटनाचर की कि आप ऊपर एक बार पढ़ लीजिए, इसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिए या सीधे आपके दिमाग में प्रवेश करेगा।
लिखा हुआ है इसका कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 का एक रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रिकोणीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी के वर्गीकरण कर संग्रहालय वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन कहाँ प्रारंभ हुआ था? लिखा गया है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन कहाँ प्रारंभ हुआ था? पहला ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में, बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी उत्तरी पाषाण काल में और डी लिखा है मध्य पाषाण काल में। तो इसका सही उत्तर है क्या होगा? मध्य पाषाण काल, मतलब कि डी। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2006 में आया है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साथ प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साथ भारत के आदमगढ़ के होशंगाबाद और मध्य प्रदेश के बागोर भीलवाड़ा से मिले हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न इसका है, मध्यकालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान क्या है? तो ऑप्शन है लखनाज, बीरभानूर, आदमगढ़ और चौपनी मांडो। ऊपर पढ़े मध्यकालीन प्रसंग पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले थे, है ना। आदमगढ़ से इसके प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? इसको अभी पढ़ाए हैं। हड्डी का कहाँ से प्राप्त हुआ है? मदहा और ककोरिया दोनों जगह से हड्डी के पूरा स्तर प्राप्त हुए। कहाँ से? मदहा और मदहा और सराय नाहर से, समझे ना। मदहा और सराय से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि मध्यकालीन मदहा प्रतापगढ़ जिले स्थित बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा पढ़े थे। मदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील के क्षेत्र में बूचड़खाना, संकुलन क्षेत्र से कब्रिस्तान के निवास क्षेत्र में बटा बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र से हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं, है ना। सराय नाहर से अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले थे। छठा प्रश्न, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यकालीन काल में संदर्भ में प्राप्त हुआ था। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के आरंभ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से? ए और बी दोनों, सराय नाहर से और मदहा से। ठीक है, चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हो कि एक ही कब्रिस्तान में 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ कहाँ से निकले हैं? ऑप्शन देखिए, सराय नाहर से, दमदमा से या मदहा से या लखनऊ से। इसका सही उत्तर होगा कहाँ से? दमदमा से। सही उत्तर क्या होगा? दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। लिखा हुआ है कि मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले स्थित सराय नाहर मदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्ष तक किए गए उत्खनन का फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात पढ़े थे सब्जेक्टिव में। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान थे, जबकि एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले थे। शेष में एक कंकाल मिले थे, समझे। चलिए 8वां प्रश्न देखिए। लिखा हुआ है कि खादों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है।
इसका सही उत्तर है नवपाषाण काल में। इसका डिटेल देख लीजिए। खदानों के उत्पादन में सर्वप्रथम नवपाषाण काल प्राप्त हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। भारत में मानव सर्वप्रथम साज कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा घाटी से, है ना। भारत में मानव कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से। भारत में मानव सर्वप्रथम साज मध्य प्रदेश के नर्मदा पश्चिमी क्षेत्र के अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 सितंबर 1982 को किया गया था। आगे 10वां प्रश्न देखिए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा अनाज था? जौ था, है ना। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया, जिसमें जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, sorghum, राई, अनाजों के पौधे, विभिन्न क्षेत्रों के जंगली घास और विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया। वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर वैश्विक दृष्टि से देखा गया कि सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व निकट ईसा पूर्व नियर ईस्ट एंड भूमध्य सागर, ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व आसपास गेहूँ उगाया जाने लगा। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखिए। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन साज प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है लहुरा देश से। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन साज कहाँ से प्राप्त हुए थे? लहुरा देव से, ठीक है। देखिए इसका डिटेल लिखा हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म प्राचीन साज लहुरा देव से भारतीय साज वाले उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर और लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। यहाँ 9000 से 7000 ईसा पूर्व चावल मिले हैं। लिखा है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन कृषि साज वाले स्थल मेहरगढ़ के पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ से साज मिले हैं, तथा उत्तर प्रदेश में लिखा हुआ है कि कोल्ढिवा इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साथ मिले थे। माना जाता है कि संदर्भों में अब विकल्प लहुरा ही रहता है। जो भी प्रश्न आएगा उसमें विकल्प के रूप में लहुरा देवा रहेगा, आप उसको मान लीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साज प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीन साज कहाँ से प्राप्त हुआ है? सी, ये भी मेहरगढ़ से है। सेम क्वेश्चन है। आगे 14वां प्रश्न कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में से निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि अभ्युदय प्रारंभ प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है इसका मुंडीगढ़, मेहरगढ़, दमसादत और बालाकोट अमरी, समझे ना। तो इसका सही उत्तर होगा मेहरगढ़ से। इसका सही उत्तर क्या होगा? मेहरगढ़ से। 15वां प्रश्न देखिए। देखा कि भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साज कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइए। भारत में पशुपालन और कृषि का जो प्राचीनतम साज है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? अंजीरा से, दमबदात से, मेहरगढ़ से या किली गुल मोहम्मद से? कहाँ से होगा सही उत्तर इसका? बोलिए। सबको पता है मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थानीय जीवन का प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्यपाषाण काल पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागोर,
लिखा कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? सी ताम्रपाषाण युग। और इसका आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल पाषाणी संस्कृति से हड़प्पा एवं सभ्यता संस्कृति की अवशेष प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर है मेहरगढ़। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से कल मैं अगले चैप्टर लेकर आपके बीच आऊँगा। जय हिंद, जय धन्यवाद।